हेलो फ्रेंड्स, आज हम रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का ये चैप्टर है, पहला चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा देख लेंगे एक लाइन का मैथमेटिकल डेफिनेशन विद इन सम सेकेंड्स, 2 to 4 सेकेंड में हम देख लेंगे रियल नंबर होता क्या है। उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या क्या यूजेस है, क्या क्या हम इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से निकाल सकते हैं वो जान लेंगे। बता देता हूँ, एचसीएफ निकालने में हम इसका यूज़ करते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। आपको पता है किसी भी 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, इवन 3 नंबर या मोर देन 3 या 4 नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम यहाँ पे किसी भी दो, मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव कोई भी नंबर है, आपके पास इंटीजर है, तो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाए, इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके हम निकालेंगे। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे कि आपके पास कोई नंबर होगा, उसको इरेशनल नंबर प्रूव करना हो, कैसे करेंगे, क्या स्टेप्स होते हैं। और ये भी जानेंगे कि जब हम चैप्टर को जब एक्सरसाइज को आगे हम पढ़ेंगे तो इन बिटवीन कुछ अगर ऐसे हिडन कॉन्सेप्ट बिहाइंड सम क्वेश्चंस या कुछ भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कोई भी ऐसा टॉपिक आता है उसके पीछे कोई हिडन कॉन्सेप्ट हो, उसको डील करेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, नो बिफोर स्टार्टिंग विद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, आई थिंक रियल नंबर को हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन ले लेना चाहिए एक बार। ठीक है, तो रियल नंबर को मैथमेटिकली अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ये एक कॉन्टिन्यूअस नंबर सिस्टम है। कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। दूसरा क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन अराइज कर सकता है कोई कि ठीक है, अगर ये नंबर सिस्टम है तो ऑब्वियसली इसकी कोई इसका डेफिनेट एंड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेट एंड पॉइंट तो मैं नहीं बता सकता आपको क्या होता है, बिकॉज नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। इसीलिए इसको मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं कि ये -∞ टू +∞ तक ये वेरी करता है। अब -∞ क्या किसी को पता है -∞ क्या होता है? आपको मैं बता देता हूँ। इन्फिनिटी एक ऐसा टर्म है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, उनको ऐसा लगता है इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा टर्म है। बट मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, इन्फिनिटी को किसी एकदम से ऐसा बोल देना कि इन्फिनिटी बहुत बड़ा संख्या है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है और कहीं जगह पे सही भी है। इन्फिनिटी कैन बी अंडरस्टूड एज अ मैसिव नंबर, बट माइंड इट कि आप इन्फिनिटी को सिर्फ और सिर्फ मैसिव नंबर नहीं मान सकते, बिकॉज ये मैसिव नंबर नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट मैसिवनेस ऑफ एनी नंबर। इन्फिनिटी नेवर टेल्स दैट इट इज़ अ मैसिव नंबर। इट इज़ जस्ट कि वी डू नॉट नो कि व्हाट द नंबर एग्जैक्टली इज। नंबर क्या है आपको नहीं पता, इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी जस्ट कि आप नहीं जानते वो क्या है। एक तरह से ये भगवान ही जानते हैं कि वो क्या होगा। तो भगवान क्या जानते हैं, भगवान क्या बताना चाहते हैं, भगवान को क्या पता है, क्या हम जान सकते हैं? नहीं जान सकते अनटिल अनलेस हम भगवान से नहीं बात करें। खैर, ये समझाने के लिए मैंने ऐसा बोला है। बस आप इसके लिए यही फीलिंग रखिए कि इन्फिनिटी के बारे में हम पता नहीं लगा सकते। इन्फिनिटी जस्ट कि वी डू नॉट नो वो क्या है, यानी इन्फिनिटी हम नहीं पता हमें क्या है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि नेगेटिव साइड में बहुत मतलब पता नहीं कहाँ पे ये रियल नंबर का ये जो नंबर सिस्टम है, नेगेटिव साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ एंड करता है नहीं जानते हैं। इसीलिए हमने बोल दिया कि -∞। सिमिलरली जैसे हमने इधर -∞ बोला, सिमिलरली +∞ में क्या आप बता सकते हैं कि प्लस साइड में यानी RHS साइड में, राइट हैंड साइड में नंबर सिस्टम की, अगर ये नंबर सिस्टम मैंने बनाया ये 0 है, तो आप राइट हैंड साइड में अगर आप मूव करते हैं, आपने लेफ्ट हैंड साइड मूव किया, -∞ आपने बोल दिया, राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो सिमिलरली +∞। हियर ऑल्सो वी डू नॉट नो कि ये नंबर सिस्टम कहाँ जाके एंड करेगा। दैट्स वाई सिंपली किसी ने बोल दिया कि भैया ये है +∞, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए बोल दिया -∞। उसने अपना वो कहते हैं ना कि अपना दामन छुड़ा दिया, अपना पीछा छुड़ा लिया। वही वाली बात है, किसी ने नहीं बताया कि एग्जैक्टली कहाँ एंड करता है, तो -∞ से +∞ पर बता के छोड़ दिया। ठीक है, तो यही है आपका रियल नंबर सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई आपके पास कोई भी गिवन पॉजिटिव इंटीजर है a,
तो उस ए को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एज बी क्यू प्लस आर में. हेयर बी इज ऑल्सो एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यू इज क्वोशंट, आर इज रिमाइंडर, राइट. ए भी पॉजिटिव इंटीजर है. आप यहाँ पे अगर नोट्स बनाएंगे तो यहाँ डाल लीजिएगा इसके जो ए इज गोल्ड टू बी क्यू प्लस आर से ऊपर कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का नोट्स चल रहा है. ऑल्दो मैं आपको ये मैं डाल ही दे बताऊँगा इसके बारे में. अच्छा बाकी टर्म में बता दूँ, चलिए मैं डाल ही देता हूँ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ठीक है, चलिए. तो ये ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से. नाउ पॉइंट ये है कि आर क्या है, रिमाइंडर मैंने बता दिया, क्यू इज क्वोशंट. अच्छा, एक इसमें कंडीशन, गिवन कंडीशन बिहाइंड दिस ये फॉर्मेट ये है कि आर जो है ना वो कभी भी बी से छोटा होगा. ध्यान रखिए, बी के बराबर नहीं होगा. और जीरो से तो बड़ा हो सकता है, या जीरो से बड़ा हो सकता है आर, या जीरो के बराबर भी हो सकता है. नाउ अगर आपको ये कंडीशन समझ नहीं आ रही तो मैं आपको सिंपली एक कोई सा भी क्वेश्चन ले लेता, कोई सा भी एक नंबर, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ. सपोज करिए ए जो है मैं 7 लेता हूँ. मैं 7 को ए लेता हूँ और बी में कुछ भी ले लेता हूँ. 3 ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है. मैं 3 लेता हूँ. तो अब क्या आ रहा है, रिमाइंडर आपके पास दिख रहा है 1 आ रहा है. 2 इज क्वोशंट. तो यही तो है आपका आर यही है ना. और ये क्या है, बी. क्या कभी भी ये रिमाइंडर 1 इसके बराबर भी हो सकता है क्या? रिमाइंडर कभी इसके बराबर हो सकता है? नहीं होगा ना. हाँ हो सकता है. कब होगा? रिमाइंडर इसके बराबर कभी नहीं हो सकता. रिमाइंडर कभी इसके बराबर नहीं हो सकता. बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया हो सकता है. आप खुद चेक कर सकते हैं कि रिमाइंडर इसके बराबर हो गया तो यहाँ पे पूरा डिविजिबल हो जाता ना नंबर. यहाँ पे रिमाइंडर कैसे बराबर हो सकता है? कभी नहीं बराबर हो सकता. तो ये तो आप फीलिंग से खुद ही समझ सकते हैं. आपने बार बार कितने सारे डिवीजन किया होगा. आपको सोचिए कि कैसे रिमाइंडर बराबर हो सकता है. रिमाइंडर क्वोशंट और डिवाइजर के बराबर हो गया तो ये तो ऐसा हो गया ना कि मतलब आप उसको या तो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर रहे हैं. मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरे पास नंबर है 3 और 9 है, तो मैं इसको 3 to 6 कर रहा हूँ. इस केस में तो बराबर हो गया. लेकिन आपने ये बराबर कब किया? जब आपने 9 को 3 से डिवाइड किया है तो इफेक्टिवली डिवाइड नहीं किया. एग्जैक्टली ये 9 3 से 3 टाइम्स में डिवाइड हो सकता था ना, बट आपने क्योंकि इसको इफेक्टिवली डिवाइड नहीं किया, तब के केस में हो सकता है. दैट इज़ नॉट आवर केस. वो तो एक एब्सर्ड है, वो तो ज़बरदस्ती आप बना देंगे ऐसा. बट फॉर अ जनरल केस मैं कहना चाहता हूँ कि आर जो है कभी भी बी के बराबर नहीं हो सकता. यह आप फीलिंग से समझ सकते हैं. दैट इज़ वॉट दिस कंडीशन एक्सप्लेन्स. ये कंडीशन हमें एक्सप्लेन करता है. नाउ अब हम आगे देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं. आपके पास 2 नंबर मैं देता हूँ 455 और एक नंबर दूसरा है 42. मैं आपसे बोलता हूँ कि आप एचसीएफ बताइए इन दोनों इंटीजर का. 455 है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ. आपके पास है 455 and another number we have is 42. So if I ask you, just tell me HCF of these two numbers and these two integers, तो आप कैसे निकालेंगे? या तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, एक इनका फैक्टर निकालेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे और जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसको बता देंगे. ये आप हमेशा से करते आ रहे हैं. लेकिन मैंने कहा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके मैं निकाल सकता हूँ. कैसे करूँगा? मैं एक बार नॉर्मली आपको स्टेप कर देता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा, रफ आइडिया दूंगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं. एग्जैक्टली आप इसको जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो जो फीलिंग मेरे को इस स्टेप के इन स्टेप्स को लेकर मुझे जो फीलिंग्स है
वो आपको भी आ जाएंगी। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं वो कन्वे कर दूँ, वही फीलिंग आपको भी कन्वे कर दूँ। अगर आपको वो 100% आप समझ नहीं पाते हैं कि क्यों कोई फीलिंग नहीं आ पाती जो भी मैं बताऊँगा उससे, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्टेप समझ आते हैं दैट इज़ मोर देन एनफ। आपको सीखना ही है, आज नहीं तो कल आपको फीलिंग्स तो वैसे भी आ ही जानी है। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ 455 है, सिंपली उसको 42 से डिवाइड करता हूँ। अगर 42 से 455 पूरी तरीके से डिविजिबल होगा तो ऑब्वियसली कोई यहाँ पे एक नंबर होगा x मान लीजिए, और यहाँ पे रिमाइंडर कुछ 0 बचेगा, है ना। अगर ये 455 पूरी तरीके से 42 से डिविजिबल हो जाता है तो तब के केस में तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 42 ही हो जाएगा ना। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा क्या? मैं मैक्सिमम 42 को 10 से मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। अगर 10 से बड़ा इंटीजर लेता हूँ कोई भी, यानी 11 लेता हूँ तो वो, और 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 455 से आगे बढ़ जाऊंगा। तो ऐसा तो करना नहीं है अपन को। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 420 एंड वी हैव रिमाइंडर लेफ्ट विद अस एज 35। तो ये क्लियरली हमें समझ आता है कि 42 जो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो नहीं है भैया, नहीं है। नाउ चलिए मैं आपको फीलिंग भी देता हूँ इसी के साथ में। अब जरा सोचिए कि क्या ये 35 ही है ना जिसने रुकावट पैदा किया है 42 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनने में। 455 और 42 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 42 कब बनता, ये रुकावट नहीं होता। यहाँ पे अगर 0 होता तो कोई x नंबर होता, यहाँ पे 42 इंटू सम नंबर सम x, और यहाँ पे 0 का रिमाइंडर होता, तो क्या मैं 42 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल पाता? बिल्कुल बोल देता। लेकिन ऐसा हमारे साथ हो नहीं रहा, 35 रिमाइंडर आ जा रहा है। तो अब मैं क्या चेक करूंगा कि इस 35 में और इस 42 में क्या कुछ कॉमननेस है क्या? अगर ये डिविजिबल, ये और इस 42 में और 35 में अगर 35 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है तो तब क्या हो जाएगा कि ये इसका कॉमन फैक्टर है तो ये इसका भी कॉमन फैक्टर बन जाता 35। ये चेक करूंगा। ऐसे ही हम स्टेप्स को आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। 455 और 42 में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से, 0 रिमाइंडर नहीं आया। इससे ये पता चल गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 42 नहीं है। नाउ 42 को अब हम 42 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, रुकावट किसने पैदा किया? 35 ने। नाउ अब ये चेक करेंगे कि क्या ये 35 जो है क्या ये कॉमन फैक्टर है क्या इस 42 का? अगर ये कॉमन फैक्टर हो जाता है तो 35 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम बोल देते हैं और बोल देते हैं कि ये हमारा 455 और 42 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्योंकि अगर 35 इस 42 का हाईएस्ट कॉमन, मतलब अगर 35 और 42 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 35 बनता है तो 35 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 42 का है तो ऑब्वियसली 455 का भी होगा ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो जो भी रुकावट है उसमें, और जिसने पहले डिवाइड किया, जिसको हम पहले चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे 42 है, उसमें हम चेक करेंगे कि अब क्या कोई कॉमननेस यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन रहा है क्या। अगर बनता है सेम, जैसे इसमें और इसमें अगर ये बन जाता है तो यही एज इट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 455 और 42 का हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि ऑब्वियस है कि अगर कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है तो उस रिमाइंडर में, और जो पहले डिवाइड करा था नंबर, फॉर दिस केस 42 यहाँ नंबर था, उसमें और 42 जो पहले डिवाइड करा था, क्या कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या? ये चेक करना जायज़ है। अगर होता है तो वो नंबर एज इट इज़, जैसे यहाँ पे 35 एज इट इज़, इस 44 इस दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है। नाउ अब हम क्या करेंगे, 42 को लेके देखेंगे कि क्या 42 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 35, 42 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 42 और 35 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 42 और 35 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 35 बन रहा है क्या? कब बनता? अगर किसी नंबर x से आप मल्टीप्लाई करते हैं और पूरा का पूरा 42 कट जाता, लेकिन आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास फिर से एक बच जाएगा रिमाइंडर 7। तो अगेन 35 और 42 में 35 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, और जब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है तो फिर तो ये इसका भी तो नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते, अब फिर से चेक करते हैं कि क्या इस और इस दोनों इस नंबर में क्या 7 और 35 में क्या 7 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या? चलिए चेक करते हैं। तो अब मैं 35 को लूँगा और 7 के टर्म में रिप्रेजेंट करूँगा 7 इंटू 5। मैंने 7 को किसी नंबर 5 से मल्टीप्लाई किया, वी हैव रिमाइंडर लेफ्ट विद अस एज 0। तो 7 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जब 7 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है
इस 35 और 7 का, तो ऑब्वियसली 7 जो होगा इसका और इस पूरे नंबर का भी कॉमन फैक्टर होगा, और जब 7 इसका और इसका कॉमन फैक्टर है तो 7 ऑब्वियसली इसका और इसका भी कॉमन फैक्टर होगा। तो यही तो है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिससे हम निकाल लेते हैं HCF। अगर आपको मैंने जो आपको फीलिंग देना चाहता था वो नहीं समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होता है अक्सर, आप इसको बार बार सुनने की कोशिश करिएगा, हो सकता है समझ आ जाए, ज़रूर आएगा। नहीं आया तो सिंपल है, आप कोई 2 नंबर लीजिए और इन स्टेप्स से आप करेंगे, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। चलिए लेट्स प्रोसीड टू सम अनदर क्वेश्चन वी हैव एज, आपके पास NCERT में आपके पास सबसे पहला एग्जांपल होगा, कुछ ऐसा होगा। हमें निकालना है HCF ऑफ 4052 एंड 12576। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। हम पहले चेक करते हैं 4052 क्या खुद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन रहा है। कब बनता है? अगर पूरी तरीके से इस नंबर को डिवाइड कर देता तो मैक्सिमम ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 3 से ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, कोई 4 यहाँ पे लेते हैं, तो ये इससे भी ऊपर आ जाएगा इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो 3 से ऊपर नहीं जा सकते। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास अभी रिमाइंडर बच जा रहा है 420, यानी यहाँ पे ये है। अगर ये नहीं होता तो हम शायद 4052 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते थे, यानी यहाँ पे अगर 0 होता तो। अब चेक करेंगे कि इसमें और हमारे पास इस 4052 में और ये 420 एज इट इज़ में क्या कुछ कॉमननेस है क्या। और यहाँ पे क्योंकि हम हाईएस्ट कॉमननेस की बात कर रहे हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये सर्च करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे 4052 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 420। अगर पूरी तरीके से इसका प्रोडक्ट बन जाता है ये, जैसे यानी कोई रिमाइंडर 0 आता है, तो 420 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। नाउ आप चेक करेंगे कि 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपके पास फिर से एक रिमाइंडर बचेगा 272। अगेन ये कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम देखेंगे इसमें और इसमें 420 को रिप्रेजेंट करेंगे 272 में। आप इस क्वेश्चन को 2-4 बार करेंगे, और जिस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ बार बार मैं अपने अभी जो मैंने पीछे समझाया था जिस तरीके से, उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी करा रहा हूँ। इस तरीके से आप करेंगे तो वही फीलिंग आ जाएगी जो मेरे को फील है इस क्वेश्चन को लेकर कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये जस्ट प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं है। चलिए 272 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी नंबर से देखूँगा, 1 से ऊपर जाऊँगा तो ये 422 से बड़ा 272 इंटू 2 करता हूँ तो 422 से बड़ा प्रोडक्ट बनेगा इसका, वो तो करना नहीं है हमें। फिर से हमारे पास एक बच जा रहा है रिमाइंडर 272 को अगेन मैं अब 148 की टर्म में चेक करूँगा 1। फिर से हमारे पास एक रिमाइंडर बच रहा है, ऐसे ही हम आगे चेक करेंगे आपके पास। चलिए आपने देखा, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। ऐसे ही हमने आगे चेक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कोई यहाँ पे भी रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पे भी बच रहा है। लेकिन जैसे ही अब इसमें और इसमें हमने चेक किया कि क्या कुछ हाईएस्ट कॉमननेस है क्या एज अ फैक्टर, तो 24 को हमने 4 की टर्म में यानी 4 के मल्टीपल में रिप्रेजेंट कर दिया विद रिमाइंडर 0। तो 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओवर हियर। अब 4 जब इस 24 और 4 का 4 खुद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो 4 तो इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, 4 इसका भी होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आया तो इन्हीं से है ना, इस स्टेप से ये आया है और फिर इससे ये आया है, तो ऑब्वियसली 4 इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, 4 इसका भी होगा और इसका भी होगा फाइनली इसका भी होगा। और यही तो हमें निकालना था कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो क्या है 4 है। सो सिंपल। चलिए ये तो आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल। अब एक जो है मैं आपको एज अ नोट्स देना चाहता हूँ, आपने कहीं जगह शायद कहीं पढ़ा भी होगा, अगर इस चैप्टर को आपने पढ़ा है पहले से तो आपको ये पता ज़रूर होगा। चलिए अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम हमेशा
इज स्टेटेड फॉर बेसिकली ओनली पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए स्टेट किया गया है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को। एक इंटीजर है जो कि आपका जो कि 0 है, इसके लिए हम इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को स्टेट या एक्सपेंड नहीं कर सकते या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते 0 को। और अगर मतलब 0 अगर b हमारा 0 है तब हम इसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को स्टेट नहीं कर सकते। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को आप स्टेट सारे के सारे इंटीजर के लिए स्टेट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका b 0 है तो ये स्टेट नहीं किया जा सकता, यानी उस इंस्टेंट पे आप इस एल्गोरिदम को यूज़ नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आपको इसकी कंडीशन याद होंगे तो आप खुद समझ सकते हैं। पहली कंडीशन, मैं आपको इसको बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमने कहा है कि a जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। क्या बोला है? a पॉजिटिव इंटीजर है। अब मैं अगर b को 0 ले लेता हूँ फॉर सपोज किसी भी केस के लिए, तो a को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 0 इंटू सम नंबर q प्लस r। अब क्योंकि हमारा b 0 है, एक कंडीशन होती है हमारी, आपने पढ़ा है इसके लिए, कि r हमेशा b से कम होगा। तो क्योंकि b खुद 0 है तो r अगर b से कम होगा, दैट इज b 0 है, तो ये नेगेटिव साइड में चला जाएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में 0 के बाद पीछे नेगेटिव में होता है ना। मान लेते हैं मैं -1 कर देता हूँ, थोड़ा सा जानबूझ के बड़ा करके दिखाता हूँ नंबर को। हालांकि 0 से पीछे जाएंगे तो -1 ही सबसे पहले नहीं आता, बहुत सारे नंबर आते हैं, बहुत इससे बड़े नंबर हैं, जैसे कि -0.5 आ गया, लेकिन मैं -1 बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हमारा अच्छा हो सके। तो जब b 0 है तो r को 0 से कम होना पड़ेगा, मान लीजिए -1 होना पड़ेगा। तो तब के केस में a हमने पहले बोला कि पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ 0 इंटू क्यू, और r क्योंकि -1 होगा, इसके बराबर भी नहीं हो सकता, b के बराबर, लेस देन ही होना पड़ेगा। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, 0 - 1 इज -1, और पहले आपने a को एज अ पॉजिटिव इंटीजर बोला, और क्योंकि आ तो रहा है नेगेटिव इंटीजर, तो इस कंडीशन के लिए आप, यानी b जब 0 के बराबर है तो आप इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरा याद रखिएगा कि हमेशा ये जो एल्गोरिदम है एक किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए यूज़ किया जा रहा है और यूज़ किया जाएगा। एनीवे, हमारे पास एक क्वेश्चन है, कोई हमारे पास पॉजिटिव इवन इंटीजर है 2q, उसको 2q हमारे पास कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और क्या बताना है उसे हमें शो करना है कि 2q जो है हमारे पास कोई फॉर्म है, हमें शो करना है कि ये कोई एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है, कोई भी ऑड इंटीजर जो होता है वो 2q + 1 के फॉर्मेट में होता है। इसी को प्रूव करना है। बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी मैं थोड़ा सा रीड कर रहा था क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास मान लीजिए कि कोई फॉर्मेट है 2 इंटू क्यू, दूसरी तरफ है 2q + 1। तो 2q को, किसी भी 2q फॉर्म वाले नंबर को आप इवन इंटीजर बोलते हैं। इवन पॉजिटिव इंटीजर मतलब इसको प्रूव करिए, और 2q + 1 वाले फॉर्मेट को आप प्रूव करिए कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्मेट में जो भी नंबर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर आएगा। यही तो हमें प्रूव करना है, वेयर q खुद एक इंटीजर है, कोई इंटीजर है। तो चलिए प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल है। मान लीजिए हमारे पास, अच्छा चलिए क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। प्रूव क्या करना, शो करना है कि कोई भी इवन इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। ये है हमारे पास क्वेश्चन, शो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन है, इज ऑफ फॉर्म ऑफ 2q + 1।
सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कोई ए जो है हमारे पास, कोई मैंने लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैंने ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर माना और मैंने क्या कहा, इसको अलग रखता हूँ, मैंने कहा बी जो है हमारे पास 2 है। ऑब्वियसली बी 2 होगा, क्योंकि हम 2 क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बी को हम 2 मानते हैं। तो बी को 2 मान रहे हैं, उस केस में एज पर यूक्लिड्स एल्गोरिदम ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर। जब आप बी को 2 मानेंगे तो ए को आप 2q प्लस आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑब्वियसली q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा तो ग्रेटर देन, फॉर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप करेंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं करते कंडीशन, यानी लेस देन, कुछ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर q को अगर गलती से किसी ने कह दिया कि q इज़ लेस देन 0 तो वो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप q को लेस देन 0 बोलेंगे तो कोई एक ऐसा कंडीशन जरूर रहेगा जब उस केस में आपका, क्योंकि नेगेटिव, अगर q को आप नेगेटिव बनाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू क्यू विल बी नेगेटिव एंड रिमाइंडर आपका क्या बोलते हैं 2 से तो कम ही होगा, लेकिन हो सकता है कि क्या नेगेटिव अगर इसको आपने जैसे ही बना दिया तो ए नेगेटिव बन जाए। और ये जो एल्गोरिदम है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, क्योंकि अगर आप क्यू को नेगेटिव 0 से लेस देन कर देंगे तो इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा ना। तो क्या पता, हो सकता है कि अगर इसका ये जो नेगेटिव प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का वो आर से छोटा हो कभी किसी कंडीशन के लिए, तब के केस में इसका और इसका एडिशन, यानी क्योंकि ये नेगेटिव बड़ा नंबर होगा और ये छोटा होगा आर, तो ये तो ए तो नेगेटिव आ जाएगा ना। और ये तो हमारा ए जो है पॉजिटिव इंटीजर है, यूक्लिड्स एल्गोरिदम के हिसाब से हमेशा पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए। और हमें पहले भी बोला गया है कि हम किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को। तो इसीलिए क्यू यहाँ पे, और कभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं, किसी भी क्वेश्चन में क्यू हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नाउ अब क्योंकि हमारा B2 है तो R या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, यही केस है। तो जब ये R 0 या 1 हो सकता है तो A को रिप्रेजेंट आप कैसे कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू क्यू प्लस 0, या A को 2q प्लस 1, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मेट है और ये जो फॉर्मेट है, अब इस फॉर्मेट को 2 से डिवाइड करिए, हमेशा डिविजिबल होगा। आप करके देखिए, हमेशा डिविजिबल होगा। लेकिन क्या इस फॉर्मेट को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब डिवाइड ही नहीं कर सकते तो ये हो गया, इस फॉर्मेट में जो भी नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड बोलेंगे, और दिस वन इज इवन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, उस एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियरिटी आएगी इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। कह रहा है कि शो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 आइदर और या 4q प्लस 3, इस फॉर्मेट में शो करिए। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से हम एक ऐसा ही हमेशा करिएगा, a को एज अ पॉजिटिव इंटीजर मानिएगा और b चूज करिएगा। इस कंडीशन के हिसाब से आप b क्या चूज करेंगे, b चूज करेंगे 4। ऑब्वियसली आप इसको कंपेयर करेंगे 4q को प्लस 1 से, तो b आप 4 चूज करेंगे। a इज इक्वल टू क्या होता है, bq प्लस r, तो bq प्लस r, तो b तो सीधा आपको दिख रहा है 4। और ये कॉमन सेंस वाली भी बात है। देखिए आप इन क्वेश्चनों को ना प्रैक्टिस करके ही आपको आइडिया लगेगा। बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल ही है, बस बहुत ही थोड़ा सा लॉजिक का खेल है, बहुत थोड़ा वेरी मिनिएचर लॉजिक। एनीवे b को 4 लूँगा, तो अब b को 4 लूँगा तो a को मैं क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 4q प्लस r, वेयर r कैन बी 0, 1, 2 एंड 3, क्योंकि r हमेशा इस b से छोटा होता है। तो छोटा तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन बराबर 4 के नहीं हो सकता। तो मैं अब a को 4q प्लस 0 या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3 लिख सकता हूँ। अब जब मैं इसको लिखूंगा तो ये तो सिंपली आप देख रहे हैं 2 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है 2 से, नहीं है ना, 2 से डिविजिबल नहीं है ना ये 4q प्लस 1। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि 4q प्लस 1 2 से डिविजिबल क्यों नहीं है तो आप इसको कमेंट करिए, स्पेशली मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसे दिक्कत आनी चाहिए, आ भी सकती है, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बेवकूफ़ होगा उसी को ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा नहीं है, किसी इंटेलिजेंट को भी ऐसा डाउट हो सकता है। दिस क्वेश्चन कैन अराइज
इन द माइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट। सो डो नॉट वरी अबाउट दैट। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप बेहिचक मुझसे पूछिए, खुद से धोखा नहीं देना चाहिए। नाउ 4q + 2 को हम 2 से डिवाइड फिर से कर सकते हैं। अब खुद देखिए ना, 2 को डिवाइड करेंगे 4q + 2 से, 4q + 2 को सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2q + 1, लेकिन ये डिविजिबल है नहीं है। और ये यहाँ पे फिर से ये जो है, जैसे सॉरी गलती से हो गई, ये डिविजिबल नहीं है और ये भी डिविजिबल नहीं है। इसको रेड से बना देता हूँ और इसको रेड से, 4q है + 3। तो आप देख रहे हैं ये डिविजिबल नहीं है, और जो भी 2 से डिविजिबल नहीं हो क्या होता है, ऑड होता है। तो फॉर दिस कंडीशन जब हमने b को 4 चूज़ किया है तो उसके लिए फॉर्मेट ये सारे बने हैं, और उसमें 2 फॉर्मेट ऐसे हैं जो कि ऑड है। और अगर जब भी इन दोनों फॉर्मेट पे, यानी इस फॉर्मेट और इस फॉर्मेट पे कोई नंबर होता है तो वो हमेशा ऑड पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। कब? जब q इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन के लिए। ये तो आप समझ रहे हैं, पॉजिटिव बनाना है आपको, पॉजिटिव इंटीजर बनाना है तो q को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा ना। तो सिंपल है ना, क्योंकि मैंने फिर से बताया नेगेटिव हो गया तो a पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहेगा, और उस टाइम पे सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट धूल में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि इसके लिए शायद यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बना ही नहीं है। ये कंडीशन तो आपको समझनी होगी। कुछ भी डाउट हो, स्पेशली कुछ भी डाउट हो, देखिए मैं हर चीज़ को बहुत एम्फेसिस पुट करके अगर बताऊंगा, इसके अंदर भी जाऊंगा बहुत सारा, तो बताने को कोई ऐसा नहीं है सच कि मतलब मैं बताना नहीं चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि यार बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मैं चाहता हूँ कि एक एवरेज तरीके से बताया जाए जिसमें कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी डील कर लिए जाएँ। देखिए इन चैप्टरों में कुछ कॉन्सेप्ट जैसा कुछ रखा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, कमेंट्स आएंगे, ज़रूर वीडियो बनेगी उसके उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। नाउ तो ये तो सिंपल था, चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है आपके पास। अ स्वीट सेलर, एक मिठाई वाला जो है, हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी wants to stack them in such a way that each stack has the same number, and they take up the last area of tray. What is the maximum number of burfis that can be placed in each stack of this purpose? सॉरी, वो लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे है, वही मैं कहूँ लास्ट एरिया ऑफ ट्रे, तब से मैं सोच रहा हूँ। तो लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे है, क्या बोला है, शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। चलिए, तो इसमें आपको क्या लगता है क्या निकालना होगा? हमें कहा है कि लीस्ट एरिया हमारे ट्रे में ऑक्यूपाई करे, ये जब भी हम इसको स्टैक करें, हम लगाएं, मतलब इसको सजाएं हम इन बर्फीज़ को, तो लीस्ट एरिया भी लगे। और ये दूसरा एक और कंडीशन है कि मैक्सिमम नंबर जो है बर्फी को, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस क्या हो सकता है, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि उन सारे के सारे स्टैक में सेम ही नंबर होना चाहिए, और मैक्सिमम क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं बात कि मैक्सिमम नंबर क्या होगा किसी स्टैक में, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या एचसीएफ निकालना होगा? ये तो सिंपल है, एचसीएफ निकालना होगा। कैसे निकालना होगा एचसीएफ? इसके लिए क्यों निकालना होगा? और सेम होने के लिए, पूरे हर स्टैक में नंबर सेम होने के लिए हमें इसको ऐसे यूनिफॉर्मली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी आए उससे अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या वही एक ऐसा नंबर होगा जिस नंबर से अगर हम सजाते हैं तो हर स्टैक में बराबर आएंगे, और बराबर हर स्टैक में आने के लिए मैक्सिमम नंबर वही होगा। इसको दोनों तरीके से सोचिए। फॉर सपोज करिए, मान लीजिए मेरे पास 420 काजू से, मान लीजिए, ऐसे मानिए, तो मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना मैं सिखा दूंगा, थोड़ा सा फील देना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए मैं किसी में मैक्सिमम 100 रखना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं मैक्सिमम चाहता हूँ कि 100 रख दूँ, चलो मैं मान लो एक में 4 सोने से रख देता हूँ और दूसरा स्टैक बनाता हूँ 1 का। तो यहाँ पे ऐसा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है कि हम स्टैक बनाएं उसमें हर स्टैक में बराबर आए और मैक्सिमम नंबर ऑफ काजू आए। तो बराबर और मैक्सिमम आने के लिए वो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही हो सकता है ना। यही एक ऐसा नंबर है जो मान लीजिए अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हो क्या बताता है कि 420 और 130 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मान लीजिए हमारे पास है, और इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो मैं तो क्या बोलते हैं, अगर सिर्फ 420 को डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो मैं तो 42 के हिसाब से 10 स्टैक बना देता। लेकिन कभी भी यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 नंबर में निकलता है, तो यहाँ पे 2 बर्फीज दिए गए हैं, तो इन दोनों को सजाने की बात हो रही है यहाँ पे कि इन दोनों को ऐसे सजाइए कि
मैक्सिमम आए हर स्टैक में, और हर स्टैक में मैक्सिमम नंबर आए और स्टैक में बराबर भी नंबर आए, यही है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही वो होता है जो कि किसी दो नंबर को बराबर और मैक्सिमम फैक्टर से डिवाइड करता है और इक्वली डिवाइड करता है। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अलावा और कोई भी उससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता जो कि कोई दो नंबर को डिवाइड कर रहा हो, और नहीं हो सकता ना उससे बड़ा, और वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही बड़ा होता है जो कि इक्वली डिवाइड करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हमें सिंपल है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेना। हो सकता है होप सो कि आपको फील आ गया होगा मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, 420 और 130 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालता हूँ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। 3 करूँगा 30 आ जाएगा, वापस हम 130 को 30 की, तो अब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। 30 4 जा 120 प्लस 10, नाउ 30 को रिप्रेजेंट करूँगा 10 के मल्टीपल में, हो गया। तो 10 ही है ना, 10 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए फिर से एक बार बता देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं 420 और 130। तो यहाँ पे हमें हमें ऐसे बनाना है कि हर स्टैक में मैक्सिमम नंबर भी आ जाए और वो बराबर भी हो। तो ऐसा तो तभी हो सकता है हम जब दो नंबर के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही ऐसा नंबर होता है जो कि किसी दो नंबर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम बड़े नंबर से डिवाइड करता है। मतलब खुद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होकर वो डिवाइड करता है किसी दो नंबर को, उससे बड़े भी, उस दो नंबर से बड़े, दो नंबर से ज़्यादा यानी 3 या 4 नंबर भी हो तो भी उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे दो नंबर है, मैं दो नंबर के लिए ही बार बार बोलूँगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही ऐसा नंबर होता है जो कि किसी दो नंबर को डिवाइड करता है मैक्सिमम, बड़ा, सबसे बड़ा नंबर वही होता है, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका 1.1 का सारे के सारे एक्सरसाइज हो गए। मैं 1.1 में सिर्फ आपको 4th और 5th मुझे लगता है 5th ही कराना ज़्यादा जायज़ है। और 5th का क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1, 9m, 9m + 1 और 9m + 8। चलिए इसको करते हैं। शो दैट the cube of any positive integer is of form 9m, 9m + 1, 9m + 8। मैं अभी फ़िलहाल क्वेश्चन को आपको अगर राइटिंग समझ नहीं आ रहा होगा, मैंने बोला है तो समझ तो आ गया होगा, लेकिन नहीं समझ आता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं उठाता हूँ, तो ये आपको कैसे करना है, स्टेप्स और स्टेप्स के बिहाइंड जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, डीपर कॉन्सेप्ट जितना भी पॉसिबल है वो मैं देना चाहता हूँ। यही मेरा बेसिकली मोटिव है, इसीलिए मैंने ये चैनल आपके लिए खोला है। तो चलिए अब आप ज़रा सोचिए, यहाँ पे बोला है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर, यानी मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ। मान लो मैं कोई इंटीजर लेता हूँ, कोई पॉजिटिव इंटीजर लेता हूँ जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ BQ + R के फॉर्मेट में। तो A को मैंने BQ + R के फॉर्म में, और A हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो हो उसको शो करना है कि जब A = BQ + R where A is any positive integer, then उस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब को आप 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के फॉर्मेट में शो करिए। वेरी सिंपल। जरा एक कॉन्सेप्ट, जरा एक आइडिया लीजिए कि अब मैं A = BQ + R में B क्या रखूं, क्योंकि मुझे करना क्या है, क्यूब करना है उसका, और उस क्यूब को करने के बाद ही मुझे चेक करना है कि 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो अब पॉइंट है कि आप B को क्या लेंगे। अच्छा ज़रा सोचिए, क्या मैं B को 2 लूँगा, B को जस्ट सोचिए 2 लूँगा। अब आगे एग्जैक्टली मैं A नहीं बनाना चाहता, B 2 लूँगा तो ऑब्वियसली क्यूब करेंगे, 2Q + R होगा, तो क्यूब तो 2 का भी होगा ना। मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ, और आइडिया इसलिए देना चाहता हूँ कि 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के फॉर्मेट में हमें उस क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को शो करने के लिए एक बार B को 2 लेके जरा चेक करते हैं कि क्या हम अगर उसका क्यूब करते हैं तो क्या वो 9 के मल्टीपल में आ रहा है क्या, कुछ ऐसा। तो जरा B को 2 लीजिए, क्या होगा,
ए इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस आर, और आर क्या होगा 0 या 1, क्योंकि बी जब आप 2 लेंगे 2 क्यूब प्लस आर बनेगा तो आर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, दैट इज 2 क्यूब प्लस 0 बनेगा एक, और एक 2 क्यूब प्लस 1 बनेगा। तो मैं सिर्फ 2 से अभी यहाँ पे कंसर्न हूँ, क्योंकि 2 से ही चेक हो जाएगा हमारा सारा मामला। आगे और समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, फिर से इस चीज़ को पूरा सुन लीजिएगा, पूरा समझ आएगा। आई होप अभी भी समझ आ रहा होगा। तो 2 का क्यूब करूँगा तो 8 आएगा। क्या 8 से काम बनेगा क्या? 8 को कुछ भी कर लें आप, 9m के फॉर्मेट में नहीं चेंज कर पाएंगे। अब ऐसे मत कहना कि मैं 9/8 कर देता हूँ और बाहर ले लेता हूँ तो चेंज हो जाएगा। एनीवे ये जो पॉइंट है समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये 9/8 वाला इसको मत सोचिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ, 2 को क्यूब करा तो 9m में चेंज करना मुश्किल है। अगर मैं b को 3 ले लूँ तो क्या 3 3 जा 9 और 3 का क्यूब 27, तो क्या अब काम बनता हुआ दिख रहा है हमारा हमें? हाँ, अब हमें हमारा काम बनता हुआ दिख रहा है। चलिए चेक करते हैं क्या बन रहा है, क्या एग्जैक्टली क्या एक्चुअल में काम बन रहा है। क्या मैंने लिया a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और मैंने b को ले लिया 3, तो मैं a को रिप्रेजेंट करूंगा 3 क्यू प्लस r, और r क्या क्या हो सकता है 0 1 2, यही हो सकता है ना। और जब r 0 1 2 हो सकता है, क्योंकि r हमेशा b से लेस देन होता है, और यहाँ पे लेस देन होगा तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। r इज ऑलवेज लेस देन b ना, और b ये है। तो a को जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 क्यूब प्लस 0 या 3 क्यूब प्लस 1 या 3 क्यूब प्लस 2, यही हो सकता है ना हमारे। अब जरा इसका क्यूब करते हैं। चलिए मैं इस तीनों का क्यूब कर दूंगा। तो सिंपली पहले मैं 3 क्यूब का इस वाले नंबर पहले इसको लूँगा, फिर बाद में इसका क्यूब करूँगा, फिर बाद में इसका करूँगा, फिर चेक करूँगा। a का क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 9 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या चला जाएगा 3 क्यूब। क्या मैं m को अगर मैं 3 क्यूब से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल। मैंने मान लिया कि हमारा 3 क्यूब का क्यूब जो है m है, तो क्या a क्यूब 9m के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। नाउ दूसरा पार्ट हमारे पास है, a को हम दूसरा जो फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो क्या है 3 क्यूब प्लस 1, इसका भी क्यूब करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, ऑब्वियसली ये a है टोटल टर्म और ये b है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आप ऐसे सॉल्व करिएगा, मैं सॉल्व कर देता हूँ सीधा। यहाँ तक क्लियर है? पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले पे मैंने डाला है a क्यूब b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू 3 इंटू a प्लस बी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब है ये, 3 क्यूब प्लस 1 इंटू में बाहर में 9 क्यूब है सॉरी। अब जब आप इसको करेंगे तो 27 क्यूब प्लस 1 इधर लिख दिया मैंने, 9 क्यूब इंटू 3 क्यूब 27 क्यूब का स्क्वायर हो गया, 9 क्यूब इंटू 1 9 क्यूब हो गया प्लस में। अब क्या करता हूँ मैं, क्या मैं इन सब में 9 कॉमन ले सकता हूँ क्या? देखिए कहाँ तक ले पाता हूँ 9 कॉमन, इधर कर देता हूँ। अगर मैं इस टर्म में देखिए ध्यान से बोल देता हूँ, 27 क्यूब का क्यूब है प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर है प्लस 9 क्यूब है प्लस 1 है। 9 कॉमन लूँगा इसमें तो यहाँ से 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब 1 बाहर ही रहेगा, यही होगा। अब हम क्या इस पूरे टर्म को यहाँ पे m मान सकते हैं? इस पूरे टर्म को बिल्कुल मान सकते हैं। अगर मैं इसको एज ए m बोल दूँ तो ये हो गया ना आपका 9m प्लस 1 के फॉर्मेट में। सो सिंपल। इसी तरीके से आप दूसरा जो है a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 उसका क्यूब करेंगे तो आपको 9m प्लस 8 भी मिल जाएगा। चलिए करते हैं, सिंपल कर देता हूँ मैं। ये आपका a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 है, इसका क्यूब किया मैंने तो a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मेट में मैंने इसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद जब आप इसको एडिशन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा।
चेक कर लीजिए पॉज करके कैलकुलेशन को। उसके बाद आप इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 8 के अलावा बाकी सब में 9 कॉमन है, तो 9 बाहर ले लिया मैंने, ये कॉमन हो गया। तो क्या मैं इस पूरे टर्म को m रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तब ये हो गया ना 9m + 8, तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी के साथ में आपका चैप्टर ये 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अब मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ भी उस एक्सरसाइज में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है, और अगर ऐसा होता है तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कुछ नहीं होगा इसके अलावा कुछ ऐसा, और मैंने आपको जितना कॉन्सेप्ट था पूरा समझा दिया। अब इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आप एक्सरसाइज के पीछे की जितनी स्टोरी वो जो लिखी रहती है ना, अक्सर कोई भी बहुत सारे बच्चे, इवन हम भी कभी कभार हम भी छोड़ दिया करते थे, अक्सर छोड़ दिया करते थे क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं होता था। लेकिन अब आप उसको पढ़ के देखिए, आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ आएगा, सारी कहानी समझ आएगी कि मैथ्स में जो भी हमारे हर एक, जैसे हिंदी या इंग्लिश में कहानी लिखी रहती है ना क्वेश्चन से पहले, तो हम उसको तो पढ़ते हैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, लेकिन इसमें नहीं पढ़ते हैं। अभी पढ़िएगा समझ आएगा, और आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा डेवलप होगा। आई होप कि आपको सारा समझ आया हो। आगे हम 1.2 से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ ऐसा बताने वाला कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि कुछ मतलब आपको थोड़ा डीपर लेकर जाऊँ, जितना भी ले जा सकता था, और ज़्यादा अभी ले जाना, कुछ चीज़ें ऐसी भी थी इसमें जो कि बताना अभी सही नहीं था, मैंने नहीं बताया, लेकिन जितना आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ज़रूरत था उससे थोड़ा ज़्यादा ही मैंने बताया है। और आगे भी बहुत सारे चैप्टर आएंगे 10th में जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं, उसमें बहुत मज़ा आएगा, पढ़ेंगे अपन। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और थैंक यू सो मच।